हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को खम्मा घड़ी, सभी को नमस्ते और सभी को गुड इवनिंग। सो आज जो है वो हमारे राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी, उसमें हम जो वो कुछ पहले संस्थाओं के बारे में देखेंगे। फिर हमारा जो राजस्थान का प्रथम भौतिक प्रदेश जो चल रहा था, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, उसके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बारे में तो आप सभी ने जो वो लगभग सुन ही रखा होगा, काजरी के बारे में, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1959 में जो इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाता है? तो इसका हेडक्वार्टर जोधपुर में आ जाता है। इस जो काजरी का कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य इसका यही होता है कि मरुस्थल के विस्तार को रोकना। काजरी का प्रमुख कार्य जो होता है वो ये होता है कि मरुस्थल का विस्तार या फिर मरुस्थल का जो प्रसार जो होता है, इसको रोकने का काम काजरी को होता है। नेक्स्ट जो सेस था, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, आफरी जो आती है वो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आती है। इसकी स्थापना जो थी वो 1988 में तो राजस्थान में की गई थी। और राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? तो वो जोधपुर में ही आता है। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया में इसकी स्थापना कब करी गई थी, यानी कि भारत में अगर हम देखें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इंडिया में इसकी स्थापना 1985 में करी गई थी और भारत में करी गई थी। यानी कि आफरी की स्थापना भारत में 85 में कर दी गई थी। राजस्थान में इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर जोधपुर में ही आता है। फिर अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? तो वनों के संरक्षण के लिए आफरी जो आती है, इसका प्रमुख कार्य ये होता है कि वनों का संरक्षण करना। इसका जो पूरा नाम जो आता है वो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है और इसकी स्थापना भारत के द्वारा 1985 में की गई थी। फिर राजस्थान के द्वारा 1988 में की गई थी। अब हम बात करते हैं, ये दो संस्थाओं के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि मरुस्थल को दो भागों में विभक्त किया गया है। मरुस्थल को दो भागों में विभक्त किया गया है। तो मरुस्थल के दो भाग कौन से आ जाते हैं? तो एक तो शुष्क मरुस्थल आता है और एक जो आता है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल आता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल आता है। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल क्या आते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम बताते हैं। ये दोनों जो संस्था जो आती है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके संबंध में जो वो क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम देखें कि मरुस्थल को जो वो दो भागों में विभक्त किया गया, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये जो है वो हमारे राजस्थान का मैप, यानी कि अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे राजस्थान का मैप, जिसमें कि अगर हम देखें कि शुष्क मरुस्थल जो आता है वो ये आता है, यानी कि शुष्क मरुस्थल दक्षिण पूर्व, अरावली पर्वतमाला 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और फिर अगर हम बात करें तो एक रेखा और खींची जाती है जो कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये जो रेखा जो है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और ये जो है वो 40 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। 40 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो कि अरावली पर्वतमाला से जो है वो संबंधित है। और ये जो है वो शुष्क मरुस्थल, और इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के इधर जो है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल आता है, यानी कि ये जो है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल है। यह है अर्ध शुष्क मरुस्थल है। अब आपके जो है वो माइंड में कन्फ्यूजन आएगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं आएगा क्योंकि हम जो है वो आपको इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझा देंगे। अभी जो है वो आप इसको मैप के अकॉर्डिंग, तो ये तो जो है वो
यानी कि राजस्थान के थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में विभक्त करती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के थार के डेजर्ट को दो भागों में विभक्त करती है। शुष्क मरुस्थल व अर्धशुष्क मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में विभक्त करती है। फिर अगर हम बात करें तो एक आ जाता है कि यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो विभाजित करने का काम 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा किया जा रहा है। अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी कि अगर हम देखें तो शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। यानी कि शुष्क मरुस्थल का 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। यानी कि शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। और फिर अगर हम बात करें तो ये से ही जो है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल का पश्चिमी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। और अर्धशुष्क मरुस्थल का पश्चिमी भाग जो आता है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। ये हमारी जो है वो अरावली पर्वतमाला है। और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के संबंध में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। और शुष्क मरुस्थल जो आता है, शुष्क मरुस्थल के पश्चिमी भाग में 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। शुष्क मरुस्थल के पश्चिमी भाग में 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये मैंने आपको वैसे ही बता रखा है कि शुष्क मरुस्थल के पश्चिमी भाग में 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। यानी कि शुष्क मरुस्थल के पश्चिमी भाग में 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये जो आते हैं वो कुछ पॉइंट आते हैं जो कि आप नोट कर लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको जो है वो कॉपी में नोट कर लो। फिर हम बात करेंगे शुष्क मरुस्थल को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। यानी कि इस शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, उसके संबंध में जो है वो हम देखेंगे। यानी कि अगर हम क्यों तरीके से समझे तो राजस्थान में जो है वो दो संस्थाओं के बारे में मतलब पूछा जाता है। दो संस्थाओं में एक तो जो आती है वो काजरी आती है और एक आफरी आती है। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, पढ़ा दिया, तो आप उनको ध्यान से देख लेना। फिर हम बात कर रहे थे कि मरुस्थल को जो है वो दो भागों में विभक्त किया गया है। मरुस्थल को दो भागों में विभक्त किया गया है, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जो है वो ये आता है और अर्धशुष्क मरुस्थल ये आता है। और इधर हमारी अरावली पर्वतमाला आती है। शुष्क मरुस्थल के पश्चिम में 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। शुष्क मरुस्थल का जो पूर्वी भाग जो आता है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। और अर्ध शुष्क मरुस्थल का पश्चिमी भाग जो आता है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये जो है वो मैंने लिखवा दिया यहाँ पे, तो आप जो है वो नोट कर लेना। राजस्थान के थार के डेजर्ट को, यानी कि राजस्थान के थार के मरुस्थल को दो भागों में कौन सी समवर्षा रेखा विभक्त करती है? तो वो 25 जाता है। अब हम बात करेंगे कि
शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभक्त किया गया है, तो वो दो भाग कौन कौन से आ जाते हैं और उनके संबंध में क्या क्या बातें आ जाती है। शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभक्त किया गया है। शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो जो आता है वो बालू का स्तूप आता है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी कि आप जो साथ साथ में नोट भी करते रहा करो, यानी कि जैसे ही मैं बोर्ड से साइड हटती हूँ तो या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर जो है वो कॉपी में नोट कर लिया करो। तो फिर हम देखते हैं कि राजस्थान में जो है वो शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभक्त किया गया है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना आता है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हमारे राजस्थान में 58.50% आता है, यानी कि 58.50% आता है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना आता है? तो 41.50%, यानी कि 41.50% आता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अगर हम देखें तो ये इसका कितना आ जाता है, यानी कि कितने प्रतिशत आते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश? तो वो आते हैं 58.50%। और अगर हम कुल क्षेत्रफल देखते हैं तो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाता है? कुल क्षेत्रफल, यानी कि इनका कुल क्षेत्रफल कितना आता है? वर्ग किलोमीटर। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का कितना आ जाता है? 85,660 वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर हम कुल क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं तो 85,660 वर्ग किलोमीटर जो आता है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का आता है। अब हम जो वो इनके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश राजस्थान के जैसलमेर के सोहनगढ़, राजस्थान के जैसलमेर के सोहनगढ़, फलोदी, बीकानेर के लूणकरणसर और करनी माता, और भालेरी कहाँ पे आता है? चूरू में आता है। और एक आता है बायतू बाड़मेर। पहले बायतू बाड़मेर में आता था, अभी बायतू जो है वो बालोतरा में आता है। यानी कि जब बाड़मेर को विभाजित करके नया जिला बालोतरा बनाया गया है तो ये अभी बायतू जो है वो बालोतरा में आता है, भालेरी चूरू में आता है। और एक आता है सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पे आता है? तो ये गंगानगर में आता है। सूरतगढ़ कहाँ पे आता है? गंगानगर में आता है। सूरतगढ़ कहाँ पे आता है? तो गंगानगर में आता है। बायतू जो आता है वो बालोतरा में आता है। सोहनगढ़ जैसलमेर में आता है। लूणकरणसर और करनी माता बीकानेर में आते हैं। यहाँ पे जो वो इत्यादि, यानी कि इन स्थानों पे जो वो बालू का स्तूप अधिक मिलते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप मिलते हैं। यानी कि इन स्थानों पर जो वो सर्वाधिक बालू का स्तूप मिलते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भी सोहनगढ़ स्थान आता है, फिर उसके बाद में बालोतरा बायतू में आता है। और रेत के टीलों को जैसलमेर में क्या कहते हैं? यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। रेत के टीलों को जैसलमेर में क्या कहते हैं? तो रेत के टीलों को जैसलमेर में धरियन कहते हैं। धरियन। यानी कि रेत के टीलों को जैसलमेर में क्या कहा जाता है? तो धरियन कहा जाता है। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का स्तूप कब बनते हैं?
तो सर्वाधिक बालू का स्तूप कब बनते हैं? सर्वाधिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप मार्च जुलाई में बनते हैं, मार्च जुलाई में बनते हैं। यानी कि सर्वाधिक बालू का स्तूप कब बनते हैं? तो सर्वाधिक बालू का स्तूप मार्च जुलाई में बनते हैं। और ये जो हमारा ये मरुस्थल जो आता है, ये इसके बारे में एक बात आती है कि यह है विश्व का एकमात्र मरुस्थल जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से निर्मित है। यानी कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल आ जाता है जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से निर्मित है। अगर हम बात करें तो ये जो रेत के टीले आ जाते हैं जो कि जैसलमेर में आते हैं, उनको किन नाम से जाना जाता है? तो उनको धरियन के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जो है वो कौन से महीने में आते हैं? तो मार्च जुलाई में सर्वाधिक बालू का स्तूप बनते हैं। अब हम बात कर रहे थे बालू का स्तूप युक्त प्रदेशों के बारे में, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें जो है आप फटाफट से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बात करेंगे कि बालू का स्तूप कौन कौन से आ जाते हैं, यानी कि कई प्रकार के बालू का स्तूप आ जाते हैं, तो उनमें से कौन कौन से किस किस प्रकार के जो वो बालू का स्तूप आ जाते हैं। पहले बालू का स्तूपों के बारे में अगर हम बात करें तो एक आ जाता है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या पवनानुवृत्ति बालू का स्तूप, सीफ, देशांतरीय, यानी कि बहुत ज्यादा नाम आ जाते हैं इनके अलग अलग। तो देशांतरीय, अलब स्तूप रेखीय, अलब स्तूप रेखीय बालू का स्तूप, पवनानुवृत्ति, सीफ, देशांतरीय, अलब स्तूप रेखीय बालू का स्तूप। यह जो है इन बालू का स्तूपों की विशेषता क्या आती है? तो इनकी विशेषता आती है कि यह हवाओं की दिशा के समानांतर बनते हैं। यानी कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या पवनानुवृत्ति बालू का स्तूप जो होते हैं, इनकी विशेषता यही आती है कि ये हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप आ जाते हैं या हवा की दिशाओं के समानांतर बनते हैं। और एक अगर हम आपको बात बताएं कि नोट करके लिख लेना कि सहारा मरुस्थल में बालू का स्तूप को इर्ग कहा जाता है। यानी कि सहारा डेजर्ट में जो कि अफ्रीका में आता है, उसमें बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? तो इर्ग कहा जाता है। और इन बालू का स्तूपों का विस्तार कहाँ पे आ जाता है? इनका विस्तार, इन बालू का स्तूपों का विस्तार कहाँ पे आ जाता है? तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण और इसके साथ में ही फलोदी, जो कि जोधपुर से विभाजित होकर नया जिला बना है। जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर और इसके साथ में जो है वो चूरू में भी जो है वो ये बालू का स्तूप मिलते हैं। तो इनका विस्तार इन जिलों में आता है। और इन बालू का स्तूपों की ऊंचाई कितनी आ जाती है? यानी कि इनकी ऊंचाई कितनी आ जाती है? तो इन बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 से 60 मीटर तक होती है। मतलब कि इन बालू का स्तूपों की ऊंचाई नदियों की
लूणी व जवाई नदियों की घाटियों से हुआ है। लूणी व जवाई नदियों के बारे में हम आपको जब राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे तब बताएंगे इन नदियों के बारे में डिटेल से। यानी कि रेखीय बालुका स्तूपों का निर्माण, रेखीय बालुका स्तूपों का निर्माण लूणी नदी और जवाई नदियों की घाटियों से हुआ है और इसका विस्तार जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और चूरू जिलों में देखने को मिलता है। ये तो हुई हमारे एक बालुका स्तूप के बारे में जानकारी, अनुधैर्य या पवना अनुवृत्ति के बारे में। और आगे जो बालुका स्तूप बनते हैं उसके बारे में हम जो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।